This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 20 आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वेया बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। इस श्लोक का अधिकरण श्लोक क्रमांक 7 में 17 में सत और असत का आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इनके आधार पर ज्ञान करना चाहिए। इस विषय में प्रत्यक्ष का वहां पर उल्लेख आया है। इसलिए प्रसंग तंत्र युक्ति के आधार पर यहाँ पर प्रत्यक्ष का वर्णन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कैसे होता है, किसको कहते हैं? इसको कहते हैं प्रसंग तंत्र युक्ति। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, ये तीनों का ये सामासिक शब्द बना है। मनसः इंद्रियस्य मनोर्थानां सन्निकर्षः, इस अर्थ में एक शब्द बनाकर उसका षष्ठी बहुवचन किया है। अर्थानां, मनसः इंद्रियस्य मनोर्थानां, मनोर्थानां ये भी सामासिक शब्द है। मनस्यार्थः मनोर्थः तेषां मनोर्थानां सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष यानी समीप आना, जुड़ना। सम अधिक नी अधिक क्रू धातु है। कृश, कृश ये पेट में लकीर है, वो श है। इसका अर्थ है गति। इसका उपयोग, शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में अनेक बार आया है। अपकर्षण में वादौ शस्यते कृमिणाम, अप शब्द लगाया, नीचे खींचना, वही शब्द है। दूसरा, अपने सूत्र स्थल में केंत शीर्षे में आशयापकर्ष गति आया है, वहां पर भी ये शब्द आया है, कृश, गति। आशय से स्थानच्युत होना, अपकर्ष। यहां निकर्ष है, सम अधिक निकर्ष, निकट आना, नजीक आना। नी का अर्थ नजीक आना ऐसा भी होता है। सम, सम्यक, नी और कर्ष, ऐसे ये सब इकट्ठे होते हैं। सन्निकर्ष तो पंचमी है, सन्निकर्ष उसके पंचमी है। सन्निकर्ष ये कृदंत बना है, निकर्ष समीप आना, इस अर्थ में कृदंत शब्द बना है प्रत्यय लगकर, और उसकी षष्ठी की है। तो सन्निकर्षात, इकट्ठा आने से, वो भी कैसे? ठीक ढंग से। हर व्यक्ति अपने इष्ट में उत्तम है, आत्मा प्रसन्न है, इंद्रिया अपने अपने कार्य में उत्तम है, और मन एकाग्र है। और इंद्रिया अच्छी है, और अर्थ भी
उचित मात्रा में है, सूक्ष्म नहीं है, दूर नहीं है, व्याप्त नहीं है, ऐसा अवस्था, इसलिए सम लगाया। प्रवर्तते, इसमें प्र उपसर्ग है, वृ धातु है, वृत्त धातु, वृत्त तो हलंत है, ये पहले गण का आत्मनेपदी धातु है, वृत्त वर्तते, और इसका ये प्रवर्तते एक वचन है। इनके सन्निकर्ष से जो प्रवर्तित होता है यानी उत्पन्न होता है, प्रवृत्त होना, उत्पन्न होना, सा प्रत्यक्षम निरुच्यते, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहां पर दो शब्द और है, व्यक्ता तदात्वे। व्यक्ता शब्द की टिप्पणी चक्रपाणी ने की है, व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी अयथार्थ बुद्धि निराकरोति। अब व्यभिचार नहीं है, बुद्धि में व्यभिचार नहीं है, बुद्धि अपना कार्य कर रही है, मन अपना कार्य कर रहा है, इन इन सबका, इंद्रियों का, मन का व्यभिचार नहीं है, यानी वो सम्यक रूप से संलग्न है, इस अर्थ में व्यक्ता शब्द है। व्यक्ता बुद्धि यानी बुद्धि इंद्रिय उत्तम संलग्न है, बुद्धि अच्छा काम कर रही है। और दूसरा शब्द है तदात्वे। तदात्वे की टीका की है, तत्क्षण में वो उसी क्षण ज्ञान होता है, देरी से नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों को देरी से ज्ञान होता है, लेकिन प्राकृत इंद्रियों में ये नाम झट से होता है, फटाक से हो जाता है। और ये जो बुद्धि होती है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति और अक्ष, निरुच्यते, इंद्रियों के द्वारा होने वाला ये ज्ञान है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष यानी इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा होने वाला निरुच्यते, ये क्रियापद है, नि उपसर्ग है, और ब्रू धातु का उच्यते यह आत्मनेपदी रूप है। निरुच्यते उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब अनुमान का वर्णन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष का किया, आप तो परीक्षक का कर दिया है, पहले ही कर दिया, आप तो ऋषि का। अब करते हैं अनुमान का। पढ़ो। सूत्र क्रमांक 21। प्रत्यक्ष पूर्वं त्रिविधं त्रिकालं च अनुमीयते। वह्निः निगूढः धूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्यन्ति अतीतं बीजात् फलम् आगतं दृष्ट्वा बीजात् फलं जातम् इहैव सदृशं बुधाः। प्रत्यक्ष पूर्वम, प्रत्यक्ष इसका अर्थ है, मैंने कहा इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों तक आने के कारण, इंद्रियम प्रति प्रत्यक्षम। और ये उसको प्रत्यक्ष ज्ञान की व्याख्या कर दी है। इंद्रिय, आत्मा, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला तदात्म ज्ञान यानी प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष पूर्व ये सामासिक शब्द है, जिस ज्ञान में प्रत्यक्ष पहले होता है। प्रत्यक्षम पूर्वम जायते इति प्रत्यक्ष पूर्व,
अनुमान में कुछ ज्ञान पहले होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष होता है और उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि ऐसा दिख रहा है, इसका अर्थ ये है, इसको अनुमान कहते हैं। अब ये अनुमान प्रत्यक्ष पूर्व होता है। उदाहरण बाद में बताता हूं, आगे है। तो ये अनुमान नित्य प्रत्यक्ष पूर्व होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष में ही गणना उसकी की जाती है। परमार्थतः यानी अंतिमतः उसको प्रत्यक्ष ही माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष पूर्व है। अब ये अनुमान, इसकी विधि नहीं दिया, जैसे इसका विधि यहाँ पर दिया है प्रत्यक्ष का, वैसा विधि इसका दिया नहीं है। वो ये विषय शास्त्र का है, तर्क शास्त्र का है, तो वहां से वो आपको समझ लेना आवश्यक है। ग्रंथकार भी कहते हैं कि जिन विषयों का ज्ञान हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं उन सबका वर्णन करना असंभव है, इसलिए उस क्षेत्र में जाकर आप उसका ज्ञान करा लीजिए। इसलिए हमारे अभ्यासक्रम में एक पदार्थ विज्ञान नाम का सब सब्जेक्ट डाला है। उसका कारण यही है, ये अनुमान की प्रक्रिया में समझ में आनी चाहिए, प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में समझ में आनी चाहिए कैसे होता है। अब ये त्रिविध होता है और त्रिकाल होता है। अब त्रिविध क्या होता है इसका वर्णन चक्रपाणी करते हैं। एक होता है कार्यात् कारणम अनुमीयते, कार्यात् कार्यम अनुमीयते, कार्य दिख रहा है, उस कार्य के आधार पर हम निर्णय करते हैं ये कार्य हुआ है, इसका अभिप्राय ये है कि इस कार्य के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया है वो हो चुकी है, निश्चित रूप से हो चुकी है। जैसे आपने किसी को कहा था कि ये वस्तु मुझे लाके दो, आप घर में नहीं है और आप बाहर से आते हैं और घर में वो वस्तु लाई हुई दिखती है, जो आप चाहते थे वो वस्तु आ गई है। अब आपके सामने लाने वाला नहीं है, लाके रखते रखा, ये प्रत्यक्ष नहीं है, वस्तु प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। इसके आधार पर आप कहते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर नहीं थी, मेरे पास वो नहीं थी, वो मुझे चाहिए थी, ये अन्यत्र कहीं मिलती नहीं है, और जिसको मैंने कहा था उसके पास ही मिलती है, यहाँ पर वो रखी हुई है। इसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति आके गया है, या तो इस व्यक्ति ने कोई मैसेंजर भेज के इस वस्तु को यहाँ पर लाके रखा है, कुरियर आया हुआ है। इसका अर्थ यह है ये कुरियर लाने वाला कोई ना कोई आके गया है। यह है कार्यात् कारणम, कार्य के आधार पर आप समझ सकते हो कि ये कार्यकर्ता आके गया है। इसको कहते हैं भूतकाल, कार्य कर्म हो चुका है, कार्य दिख रहा है, और इस कार्य के आधार पर आप निर्णय करते हो ये अकस्मात आकाश से तो आई नहीं है वस्तु,
ये किसी ने लाके रखी है, इस कार्य का अनुमान आप करते हैं। यह है भूतकाल। ऐसे ही वर्तमान काल में भी ज्ञान होता है। जैसे आप किसी एक रूम में बैठे हो और आपके पाक घर में माताजी पाक कर रही है और आपको सुगंध आती है, आप तुरंत पहचान लेते हैं। क्या पहचानते हो? सुगंध आ रही है, इसका मतलब यह है कि हलवा बन रहा है। ये अनुमान है, ये भी प्रत्यक्ष के आधार पर है। आपने घी का, रवे का सुगंध अनुभूत किया है प्रत्यक्ष से। ये सुगंध का ज्ञान, सुगंध ये अर्थ है, नासा ये इंद्रिय है, मन संलग्न है, आत्मा उपस्थित है, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका गंध का। ये गंध आ रहा है, इसका अर्थ निश्चित रूप से वो बन रहा है। ये भी अनुमान है, ये वर्तमान काल का है। तीसरा, ग्रंथकर्ता उसका उदाहरण देते हैं, उसी को देखेंगे हम। बीजात, दृष्ट्वा बीजात फलम जातम इहैव सदृशम बुधाः। दृष्ट्वा बीजात फलम जातम। अब यहाँ पर चक्रपाणी की टीका है, वो बड़ी अच्छी है और वही महत्व की है। बीजात फलम जातम, फल दृष्टि में आ गया, इसका अर्थ उसको बीज था, तो इसको तो हम भूतकाल कहेंगे। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु घर में आके पड़ी, इसका मतलब लाने वाला आ गया था। उसी प्रकार फल देखा है तो आपने कहीं तो बीज तो होना, बीज के बाद फल नहीं आ सकता। ये उस अर्थ में नहीं है, ये भिन्न अर्थ में है, क्योंकि बीजात फलम ये तो भूतकाल हो गया, बीज के बिना फल तो आता ही नहीं है। फल तो दिख रहा है, इसका मतलब बीज बोया हुआ है। लेकिन बीज वपन के बाद उसके साथ जल, कर्षण आदि साहित्य भी आवश्यक है। टीका देखिए, बीजात सहकारी कारणांतर युक्तात् फलानुमानम। इसके लिए आवश्यक जो अन्य भाव है वे भी उपस्थित थे, इसलिए फल आया है। कई बार बीज बोया जाता है, वृक्ष भी आता है, लेकिन फल नहीं आता, फलन नहीं होता। इसलिए अन्य का सहकार्यत्व भी आवश्यक है। इस अर्थ में बीजात फलम जातम यह एव सदृशम बुधाः। इस आधार पर हम अनुमान करते हैं कि ये बीज के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी इसको मिली है, उपलब्ध हुई थी। इस प्रकार तीन प्रकार का है। अब इसमें ग्रंथकर्ताओं ने उदाहरण दिए हैं दो, वो भी पढ़ लेंगे।
पहला दिया है वह्निर निगूढ़ो धूमेन, धूम दिख रहा है, वह्नि दिखता नहीं है, निगूढ़ है। गूढ़, गुह धातु से गूढ़ बना है। गूढ़ ये कबूधा भी है, जिससे मुंह से मूढ़ होता है। मोह यानी अज्ञान और मूढ़ यानी अज्ञान। ऐसे गुह यानी ज्ञान, गु यानी ज्ञान, और उसका गूढ़, ये कबूधा भी बना है। और ये कैसा है? निगूढ़ है, तो अच्छी तरह से निगूढ़ है, इतना आराम से दिखता नहीं है। ये वन्य निगूढ़ वन्य जो दृश्य नहीं है, उसको आप धूम से जानते हो। धूम तो प्रत्यक्ष है। ये उदाहरण वर्तमान काल का है। धूम वर्तमान है, अग्नि भी वर्तमान है। दूसरा गर्भदर्शनात् मैथुनम, भूतकाल। और तीसरा बीजात फलम दृष्ट्वा जातम सदृशम, या जातम ये शब्द कबूधा भी है, जात हुआ, जातम बीजात फलम जातम दृष्ट्वा। बीज से फल हम देखते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें अन्य साधनों का अस्तित्व हुआ है, उपस्थिति हुई है, इसलिए जातम शब्द का प्रयोग किया। सदृशम जातम, सदृशम का अर्थ यहाँ पर है अन्य सहकारी गण। इस प्रकार अनुमान 3 प्रकार का होता है, और ये प्रत्यक्ष पूर्व होता है। अब प्रत्यक्ष पूर्व का एक अर्थ मैंने बताया आपको कि उस समय आपको कुछ प्रत्यक्ष होता है। कभी कार्य दिखता है, उससे हम कारण का अनुमान करते हैं। दूसरे में कार्य भी उत्पन्न है, कारण भी उत्पन्न है, लेकिन कार्य दिखता है, कारण दिखता नहीं है, उपलब्ध है। ये तीसरा हुआ वर्तमान। कारण वर्तमान है, एक में कारण भूत है, एक में कारण वर्तमान है। दूसरे में, तीसरे में कारण है, बीज है, फलोत्पत्ति है, कार्य भी है, कारण भी हमें ज्ञात है, लेकिन बीच में जो चीजें होनी चाहिए वो व्यभिचारी है, कभी होती नहीं है। लेकिन जिस पर यहाँ फल हुआ है, इसका मतलब इन अन्य भावों ने भी, जल कर्षण आदि भावों में भी अव्यभिचारी रूप से उपस्थिति हुई है। इस प्रकार के 3 उदाहरणों से उन्होंने त्रिविध अनुमान बताया है। इस श्लोक के टिप्पणी में, चक्रपाणी की टिप्पणी में नीचे से तीसरी पंक्ति है, वो पढ़ने लायक है। यतो नावश्यम बीज सद्भावे फलम भवति, यतो नावश्यम बीज सद्भावे फलम भवति, तथापि सहकारी कारण कारणांतर युक्तम बीजम फलम न व्यभिचरति इति अभिप्रायो बोधव्यः। फल है, बीज है, वृक्ष है, लेकिन यदि सहकारी कारण नहीं है, यदि वो व्यभिचारी है तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए कारण सामग्री के, अन्य कारण सामग्री के सिवाय बीज नहीं उत्पन्न हो, फल उत्पन्न नहीं होता। कार्य कारण सामग्री न
च कार्यम न व्यभिचरति। यदि कार्य कारण उपलब्ध है तो कार्य में व्यभिचार नहीं होता है, यदि वो नहीं है तो कार्य में व्यभिचार निश्चित होता है। यदि बीज है लेकिन अन्य साधन यदि उपलब्ध नहीं है तो फल नहीं आ सकता। इसलिए फल है, इसका अर्थ यह है बीज तो था ही लेकिन सहकारी तत्व भी थे, जल था, कर्षण था, फलन की व्यवस्था थी, मक्खियां थी, पकौड़ियां थी, इसलिए फलन हुआ। इस प्रकार से हम अनुमान को समझे। अब इसके बाद युक्तिश्चेति, ये तीसरा उन्होंने प्रमाण बताया है। युक्तिश्चेति चौथा प्रमाण बताया है। देखिए ये प्रसंग तंत्र युक्ति है। प्रमाणों के बारे में अन्यत्र भी वर्णन है, विमान स्थान में भी दूसरे या तीसरे अध्याय में प्रमाणों का वर्णन है और विमान स्थान में भी कहीं ना कहीं इसका वर्णन है। हर जगह प्रमाणों की संख्या गणना भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पर युक्ति है, विमान स्थान में उपमान है, युक्ति नहीं है। 8वें और 4वें इसका अर्थ भिन्न है। जिसकी जहां आवश्यकता है उसका वर्णन एडिशन किया है। 3 तो पक्के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, ये पक्के हैं 3, यह हर जगह आवश्यक है, हर जगह आवश्यक है। और तीनों प्रमाणों का उपयोग हर ज्ञान में होता है। अब ये कभी कभी इसके अतिरिक्त उपमान की भी गरज आवश्यकता पड़ती है। जैसे कच्छप पृष्ठाभा या क्रुद्धाल्योदर में कच्छप पृष्ठाभा, कच्छप के पृष्ठ के समान कठिन प्लीहा बढ़ती है। अथवा बद्धोदर में गोपुच्छाकृति जायते, उपमान है। ऐसे उपमानों का उपयोग भी किया है और जहां जहां इसका उपयोग होता है वहां पर उपमान प्रमाण का भी उपयोग किया है। यहाँ पर संदर्भ के संग्रह प्रसंग तंत्र युक्ति से युक्ति प्रमाण की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर अब आपको युक्ति प्रमाण का भी प्रयोग कर रहे हैं। और ये न्याय शास्त्र में ज्यादा चलता है। अब ये युक्ति प्रमाण क्या है पढ़ेंगे, पढ़ो। जलकर्षण चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 23। जलकर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणां संभवः तथा मध्य मंथान संयोगात अग्नि संभवः युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपत व्याधि निबर्हणी। अब यहाँ पर युक्ति की उपयोगिता बता रहे हैं। सस्य संभव होगा या नहीं होगा, ये हम ये कह सकते हैं कि जल कृषि, कर्षण का अर्थ यहाँ पर कर्षण संयुक्ता भूमि, इसमें हल चलाया हुआ है, उसके लिए
प्रयास किए हैं हर तरह के। तो जल, कर्षण, बीज और ऋतु, अनुकूल ऋतु हो उसको, इनके संयोग से सस्य संभव उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं संभव युक्ति। संभव तंत्र युक्ति भी है, ये भी प्रत्यक्षाधारित है, दृष्ट फलत्वात् है। यानी अच्छी बारिश हो गई है, जमीन अच्छी एक तैयार की है, बीज अच्छा बोया हुआ है, फल निश्चित मिलेगा यदि आपत्ति नहीं आई तो, संभव है। इसको कहते हैं संभव तंत्र युक्ति। इसका उपयोग अपने अध्ययन में हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे ज्वर संप्राप्ति में दोष अपने अपने कारण से बड़े हैं। जैसे अपने कारण से वायु बड़ा है, आमाशय में प्रवेश करता है, ज्वर करता है। अब इसमें माधव की संप्राप्ति आप पढ़ेंगे, एक दो वाक्य में है, अहित आहार सेवन से ज्वर उत्पन्न होता है, ऐसे कुछ है, दो तीन वाक्य में है। इसमें कारण समझ गया, संप्राप्ति नहीं समझते आप। संप्राप्ति समझने के लिए संभव तंत्र युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, और वो प्रत्यक्षाधारित है। कैसे, वही बताऊंगा मैं आगे जाकर। ये दोष आमाशय में आते हैं, बलवान है। जब ये दोष आमाशय में आते हैं और ये दीर्घकाल तक अवस्था रहती है, तो उस पर से हमें संभव तंत्र युक्ति का अनुमान, ये युक्ति का उपयोग करते हुए कुछ चीजें समझनी है। जैसे विमान स्थान निकालिए, छठवां अध्याय। छठवां अध्याय श्लोक क्रमांक 12, नीचे से चौथी लाइन। एक मिनट में आया, मैं पानी पी कर आ रहा हूं। This conference will now be recorded. हाँ, वातलानाम वाताभिभूते अग्निष्ठाने विषमा भवन्ति अग्नयः, ये संभव तंत्र युक्ति है। महाश्रोतस में यदि वायु के नित्य कारणों का नित्य सेवन बड़ी मात्रा में होता है, तो अग्नि अधिष्ठान वात प्रधान होता है। इसको कहते हैं वाताभिभूत अधिष्ठान, अवृत। और परिणाम क्या उसका, भवन्ति अग्नयः विषमाः, अग्नि विषम होता है। यह संभव तंत्र युक्ति है। उसी प्रकार आगे लिखते हैं, वित्ताभिभूते अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवति अग्नयः, संभव तंत्र युक्ति है, युक्ति है। श्लेष्मलानां श्लेष्माभिभूते अग्नि अधिष्ठाने मंदा भवन्ति अग्नयः,
संभव तंत्र युक्ति है। अब इस संभव तंत्र युक्ति में युक्ति के लिए आवश्यक क्या क्या है? एक, उस व्यक्ति की अपचार्य प्रकृति कफज थी। उस व्यक्ति ने अपनी अपचारज दोषोत्थ प्रकृति कफज होते हुए भी वसंत ऋतु में अथवा वर्षा ऋतु में गुरु पूजन किया है। देखिए, अब वर्षा ऋतु में अग्नि मंद रहता है स्वभावतः, मूल व्यक्ति कफ प्रधान है और उसने गुरु भोजन किया है। ये तीन युक्तियां जब आपको मिलती हैं तब ये निश्चित समझना है कि अग्नि मंद है, कफज मंद है, वसंत ऋतु है, श्लेष्म प्रकोप का काल है, कफ प्रकृति है, अपचारज दोषाधिक्य जनित कफ प्रकृति है, बार बार दही खाता है, दिन में सोता है, व्यायाम करता नहीं है, भैंस का दूध पीता है, अत्यंबुपान करता है, और ऐसे व्यक्ति ने कभी शोधन किया नहीं है और अब वसंत ऋतु में कफ के प्रकोप के अनुकूल ऋतु में अवस्था में और कफकर हेतु कर रहा है। परिणाम क्या होगा? परिणाम कफाभिभूते अग्निधिष्ठाने मंदा भवति अग्नयः, अग्निमंद होगा। ये युक्ति है। शरद ऋतु है, पित्त प्रकृति है और अधिक मात्रा में पित्तकर और अग्नि दीप्तिकर पदार्थ ले रहे हैं, बार बार ले रहे हो, अग्नि तीक्ष्ण होगा। इसको कहते हैं युक्ति प्रमाण। यानी अग्निमंद होने के लिए पहली आवश्यकता है कि उस व्यक्ति का आहार विहार से दोषज प्रकृति, बीज प्रकृति नहीं कह रहा हूं मैं, गर्भ संभव के समय दोष बलवान है वो प्रकृति नहीं कह रहा हूं मैं। जन्म के पश्चात अपने बलबूते पर जब जीता है तब ये व्यक्ति अपचार करता है तो उसका दोष शरीर में व्याप्त होते हैं, उसको दोषानुशायिता प्रकृति कहते हैं और ये प्राकृति नहीं है। ऐसी प्रकृति का फज है ये एक साधन। दूसरा, ऋतु ऐसा है कि जिसमें अग्नि मंद होता है स्वभावतः। और तीसरा, ये व्यक्ति शोधन बिना किए, ऋतुकालीन शोधन बिना किए, पथ्य पालन न करते हुए विधि विरहित गुरु आहार ले रहा है। इन तीन कारणों के आधार पर आप ये निर्णय करते हो कि अग्नि मंद है। इसको कहते हैं संभव तंत्र युक्ति। इसी प्रकार ज्वर में हेतु वायु के हुए है, अपचारज प्रकृति वातज है, हेतु वायु के हुए है, अग्नि विषम होना संभव है और अग्नि विषम होने के बाद यदि आहार विधि पूर्वक नहीं करते हो, सात्विक आहार नहीं करते हो तो आमोदोषों का निर्माण स्वाभाविक है। इसको कहते हैं संभव तंत्र युक्ति। इसलिए निदान स्थान के ज्वर संप्राप्ति में आमोद्भव का उल्लेख नहीं किया है। निकलिए ज्वर निदान।
संप्राप्ति, कोई भी एक संप्राप्ति निकालो, वायु की या तो पित्त की या तो श्लेष्मा की। देखिए स यदा प्रकुपितः, श्लोक नंबर 20 देखिए। बीस 20 निदान स्थान अध्याय 1 20। हाँ, यदा स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशयम् उष्णा स मिश्रीभूय, वायु आमाशय में गया है, अग्नि स्थान में व्याप्त हो गया है। अग्नि स्थान में जो जो भाव है उनके साथ उसका संयोग हुआ है। आद्य परिणाम धातुम रसनामानम अन्ववेत्ति, अन्ववेत्य, और फिर आद्य परिणाम धातु के साथ रस धातु के साथ ये दोष शरीर में घूमते जाते हैं और जाकर रस स्वेदवा का अवरोध करते हैं। यहाँ पर उल्लेख आमोदोषों का अग्नि मान्य का नहीं किया है। ये संभव तंत्र युक्त से समझना है। जब इसका पठन करोगे तो ये संभव तंत्र युक्ति में ये अपेक्षित है, ये बताना है। और फिर इसका परिणाम संभव तंत्र युक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण आपके ज्वर संप्राप्ति में आता है। वहां पर उल्लेख ऐसा करते हैं कि दोष आमाशय में गए, आमोत्पत्ति किया और आमोदोष शरीर में गए हैं। अब आमोत्पत्ति हुआ, इसके मतलब अग्निमंद है, विषम है, कुछ है, निश्चित है। उसका उल्लेख ज्वर चिकित्सा में करते हैं, अष्टांग हृदयकार भी करते हैं। मलास्तत्र स्वैस्पे दुष्टपदोषणे आमाशयं प्रविश्य अमम अनुगम्य, आमाशय में प्रवेश करते हैं, आम के साथ शरीर में जाते हैं। यहाँ पर अमोत्पत्ति संभव तंत्र युक्ति से बताई है। और जब संभव तंत्र युक्ति है, इसका अर्थ यह है कि अग्नि में वैषम्य या मंदता हुई है। ऐसे अनेक साधनों से हम निर्णय करते हैं कि इस व्यक्ति में ये संप्राप्ति हुई है। ऐसा आपको हर संप्राप्ति में करना है। जैसे राजक्ष्मा में है, विषम आहार जनित राजक्ष्मा में बार बार विषम आहार करने का परिणाम अग्नि मान्य होगा, नहीं लिखा है तो भी होगा। ये संभव तंत्र से समझना है। और जब किसी शरीर में दोष दीर्घकाल तक रहते हैं तो उसमें आगंतुक अनुबंध होता है। इस बात को भी आपको संभव तंत्र से समझना है। देखिए चिकित्सा स्थान में 8वां अध्याय राजक्ष्मा चिकित्सा।
इसमें देखिए श्लोक नंबर 12। लब्ध्वा चतुर्वेदम 12, 12th। अंतिम पंक्ति पढ़ो। लब्ध्वा चतुर्वेदम हेतुम यक्ष्मा समाविशति मानवान। 4 प्रकार के हेतु यदि आप बार बार करते हो तो यक्ष्मा नाम का जीव, व्याधि करने वाला जीव शरीर में प्रवेश करता है। इस यक्ष्मा को मूर्ति है, जीव है, ये मूर्तिमान है। इसका वर्णन इसी में किया है, ऊपर के पहले 2-3 श्लोकों में। देखिए 5वां श्लोक, इसी में 5वां श्लोक बताइए। क्रोधो निश्वास रूपेण मूर्तिमान निसृतो मुखात। क्रोध रूपी व्याधि निश्वास के माध्यम से मूर्ति रूपेण मूर्तिमान निसृतः निकल गया, और वो क्या करता है, सृष्टि पर आ गया है। और वो सृष्टि में 4 प्रकार के हेतु मिलने के बाद उनका प्रवेश होता है। इसलिए शोष व्याधि यदि शोषावस्था है और लगातार शोषावस्था चिकित्सित नहीं होती है तो यक्ष्मा का प्रवेश होना अनिवार्य है। ये है संभव तंत्र युक्ति। इस प्रकार जलाकर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव, या कुछ समझना ही है यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो, इसलिए तो करते हैं, तो करना बंद कर देते। उसी प्रकार दूसरी युक्ति, यदि 6 धातु इनका उत्तम संयोग होता है तो गर्भ संभव होने वाला है। पंचमहाभूत यानी शुक्र शोणित और मन और आत्मा, इनका संयोग होता है तो गर्भ संभव निश्चित है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि पंचमहाभूत प्राकृत हो, शुक्र शोणित प्राकृत हो, गर्भाशय प्राकृत हो, तब गर्भ संभव होता है, ये निश्चित है। यह है युक्ति। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देते हैं, मथ्य, मंथन और मंथान। इनका यदि संयोग होता है, मथ्य यानी जिसपे मंथन करना है वो ऐरणी, उसको एक साहित्य होता है, और उसमें मंथन करने के लिए एक ये होती है, लकड़ी होती है, और वो उसको घुमाने के लिए मथनी होती है, रस्सी होती है। तो इनके सही, और आपने मंथन किया, इसके बाद अरणी है, मंथा है, रस्सी है, मंथक है, और मंथानन किया है, तो अग्नि संभव निश्चित है। इस प्रकार की युक्ति संभव से आप ये करते हो, अग्नि निर्माण यज्ञ में करते हो। उसी प्रकार चतुष्पद यदि संपद है, वैद्य, परिचारक, औषधि और रुग्ण, जिनका यदि संपद है और ये युक्त किया है तो ये व्याधि का नाश करता है। व्याधि निबर्हणी, निबर्हणी ये नि उपसर्ग है, बरह धातु है, परस्मैपदी है, पहले गण का है, बरह धातु। तो संपद युक्त 4 वस्तुएं है तो व्याधि का साध्य, व्याधि का नाश निश्चित है। यह है संभव तंत्र युक्ति। इस प्रकार इन 4 युक्तियों के आधार पर आप पुनर्जन्म का निश्चय कर सकते हो। प्रत्यक्ष की आवश्यकता, संभावना नहीं है, लेकिन इन आधारों पर आप
ये निश्चित कर सकते हो कि पुनर्भव है, कर्म फल है, इतना बताने के लिए ये सब किया है। अब इसके बाद का श्लोक है वो हम अगले एक श्लोक है वो करके आगे बंद करेंगे। पढ़ लो। बुद्धि पश्यति या भवान, अगला श्लोक 25 पूरा कर लो। बुद्धि पश्यति या भावान् बहुकारण योगजान युक्ति त्रिकाला साधनीया त्रिवर्गः साध्यते यया। बुद्धि ही पश्यति, बुद्धि करता है, प्रथमा है। पश्यति ये क्रियापद है। या भावान, बहुकारण योगजान, अनेक साहित्य के साथ उपस्थिति है, तो उस आधार पर बुद्धि जिन भावों को अपनी बुद्धि से देखती है, इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से देखती है, विचार करती है, और उसके आधार पर निर्णय करती है कि नहीं ये होने वाला है, ये संभव है, तो उसको युक्ति कहते हैं। और ये युक्ति त्रिकाला है, जैसे अनुमान ने कहा हमने, वही तीन काल इस पे भी है। वहां पर भी संभव तंत्र युक्ति कारण जैसे आप लगा सकते हो, इतने साधन होने चाहिए, कार्य से भी लगा सकते हो, और प्रत्यक्ष में यदि कार्य चल रहा है तो इन सब की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अनुमान रूप में भी आप देख सकते हो। इस प्रकार ये भी त्रिकाला है, और इसका लाभ क्या है? त्रिवर्ग साध्यते यया। इससे यदि ये इस युक्ति का उपयोग किया तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और तीन ऐषणाएं हैं, इनकी उपलब्धि होती है। इसलिए इनका प्रयोग हमें जीवन में करना है। त्रिवर्ग, धन, काम और ईश्वरा, तीसरी ईश्वरा अपने इसके क्या कहते हैं, परमार्थ ईश्वरा, इन सब के लिए तीनों का प्रमाण आवश्यक है। अब यहीं पर रुकते हैं, अगली बार अगला विस्तार करेंगे।